हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को जय बौद्ध, जय भारत, जय मौर्य कहना चाहूँगा। आज मेरे मन में एक विचार आया कि मैं कोई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़्यादातर या अधिकतर कोशिश करता हूँ जय बौद्ध, जय भारत, जय मौर्य बोलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे भाई ऐसे होंगे जिनके मन में ये आता होगा कि जाति की वजह से जय मौर्य बोलता है। ये मान लीजिए, ये बात तो जो भी सोचे ये हद तक सही है, लेकिन इसमें एक बात और है। मैं जय मौर्य क्यों बोलता हूँ, आज मैं इसी विषय में बात करना चाहूँगा। पहले तो मेरी जाति है वो बात अलग है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राचीन काल में जब हम लोगों का भारत 16 भागों में बटा था, उस 16 भाग में लगभग पूरा पाकिस्तान, कुछ ईरान तक भी हिस्सा आता था और इधर म्यांमार का पूरा हिस्सा आता था। 16 भागों में था। उस समय 16 राजा लगभग माने जाते हैं, मेरे हिसाब से थे, 16 महाजनपदों के। लेकिन उनमें राजा बदलते गए, सबका टाइम बीतता गया। जैसे पहले हर्यक वंश था, उसके बाद नंद वंश आया। तो नंद वंश ने शायद 1-2 महाजनपदों को मिलाया, मुझे लगता है। मिलाया नहीं मिलाया ये तो मेरे को नहीं लग रहा है, मिलाया कि नहीं ये ध्यान नहीं है, लेकिन इतना है कि वो मगध महाजनपद पे यदि राज करता था तो उसको थोड़ा मजबूत किया ये नंद वंश के ना। तो उसके बाद आया मौर्य वंश। जब मौर्य वंश आया तो मौर्य वंश की जो ख्याति थी, लगभग जो भी वंश आता है उसके छोटे मोटे राजा रहते हैं, लेकिन वो तब प्रचलन में आते हैं जब वो किसी बड़े भूभाग पे कब्जा कर लेते हैं, तब उनको सब लोग जानते हैं। उसी तरह मौर्य वंश के जो राजा थे, मुझे लगता है राजा चंद्रवर्धन मौर्य के पुत्र जो थे, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने घनानंद को हराकर नंद वंश का कि वहाँ से अंत किया। अंत नहीं, वहाँ से नंद वंश का राज ख़त्म किया। फिर वहाँ पे मौर्य वंश का राज आ गया महाजनपद में, मगध महाजनपद में। उसके बाद उन्होंने वैशाली और उसके आसपास के महाजनपदों पर कब्जा किया। और इतना लिखा हुआ भी है लगभग ये, कि जो यहाँ के इतिहासकार लिखे हैं उतना तो नहीं, लेकिन मैं जितना देखा हूँ, जितना मुझे लगता है, जितना मैं जान सकता हूँ, जितना कह सकता हूँ कि उन्होंने लगभग 6 लाख के सैनिक, लगभग 8,000 रथ, 9,000 हाथी और 50,000 के 60,000 घुड़सवार और लगभग 1.5 लाख से 2-2.5 लाख तक पैदल सैनिक, मुझे लगता है 60,000, कहीं 60,000 लिखा रहता है, कहीं 1.5 लाख लिखा रहता है, पैदल सैनिक लेकर के लगभग 2.5 से 3 लाख या 4 लाख के करीब और सैनिक लेकर के। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में कहा जाता है कि 6 लाख के करीब सेना थी, लेकिन वही 4-4.5 लाख सेना लेकर के समस्त उत्तर भारत को, जिसमें आपका इधर उत्तर प्रदेश इस समय में और उस समय में हुआ करता था काशी, कौशल और वैशाली, मगध, वज्जी, कुरु, पंचाल, ये सब था ना। समस्त उत्तर भारत को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत में जितने राज्य आते हैं, ठीक।
और इधर क्या नाम है, मतलब कश्मीर तक, हाँ तक्षशिला तक मतलब पाकिस्तान लेते हुए ये सब मतलब रौंद डाले थे, रौंद डाला था। उसमें इतिहास में लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी अपनी सेना लेकर समस्त उत्तर भारत को नंद वंश के अंत करने के लिए, मतलब अपना राज्य स्थापित करने के लिए पूरे उत्तर भारत को रौंद डाला था। ठीक है, ऐसा लिखा है इतिहास में। अगर इतिहास में इतना लिखा है तो जब भी होगा उससे बेटर ही होगा, मतलब उससे मतलब अनुमानतः अधिक ही हो सकता है। और हर एक विद्वान अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। और दूसरी बात, तब जाके भारत का सम्राट चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला विश्व ऐतिहासिक राजा कहा जाता है। ठीक है, मतलब विश्वव्यापी राजा, अंतर्राष्ट्रीय राजा, पहला भारत का ऐतिहासिक राजा सम्राट चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि लगभग भारत के आधे से अधिक, क्या भारत के लगभग 90% हिस्से को एकत्रित करने में सफल रहे। ठीक है, और किए, और भारत को मतलब उस समय के पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर लाने में लगभग मतलब सफल थे। ठीक है, तो इसलिए भी मुझे मौर्य कहने में अच्छा लगता है। भाई इतना हुआ, इतना किया। हाँ, कोई किसी का भी मतलब कोई भी हो छोटा मोटा काम करता है उसका नाम हज़ारों बार लिया जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया है कि मैं कितना भी नाम लूँ, कितना भी इनके प्रशंसा में कुछ भी कहा जाए, तो मुझे लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाया जा रहा है, मेरे हिसाब से लगता है। हाँ, तो इसीलिए मैं नॉर्मली सिर्फ बोलता हूँ जय बौद्ध, जय भारत, जय मौर्य। हाँ, एक बात और है, सिकंदर आया था जो कि पूरी दुनिया जीत चुका था। हाँ, उस समय में जितनी दुनिया, जितने मतलब भूभाग की खोज हुई थी, उसके नज़र में, उसके दृष्टि में जितनी भूभाग थे लगभग जीत चुका था। भारत एक ऐसी भूमि थी, मतलब इसे उसे जीतना था। यहाँ भी राजा, कश्मीर के राजा, उसमें कश्मीर का क्या तो नाम हुआ, जो शायद तक्षशिला या कुछ था ऐसे करके, तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता था। हाँ, तो कश्मीर के राजा अम्बिक को भी हरा दिया था। हाँ, और अम्बिक को हराने के बाद, हराया गया अम्बिक तो उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लिया लड़ाई से पहले ही। हाँ, फिर राजा अम्बिक के बाद फिर यहाँ पे राजा पोरस को भी हराया। फिर उसके बाद मान लीजिए वहाँ झेलम नदी है, उसको पार करने से पहले, और उसको वहाँ से भी रिटर्न करने में कहा, तो जो झेलम नदी के तट पर, मतलब वहाँ से सिकंदर की सेना को वहाँ से रिटर्न होने में, वहाँ से लौटने के लिए लगभग जो चाल थी वो चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य की चाल ही थी कि वो वहाँ से रिटर्न हुआ। ठीक है, तो उस मान लीजिए चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य मगध पे कब्जा नहीं किए थे। ठीक है, फिर भी उनकी सेना थी, सेना की टुकड़ी थी, उतनी बड़ी नहीं थी। हाँ, तो वहाँ से, और लड़ाई लड़कर के नहीं, मतलब थोड़ा मतलब जैसे भी उसके सेनाओं में अफवाह फैलाकर जैसे भी मतलब उसको रिटर्न करने में सफल थे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग इन्हीं का हाथ था। वो रिटर्न गया, फिर रिटर्न जाने के बाद जाते जाते उसका शायद बेबीलोन की कहाँ पे सिकंदर की मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका जो उत्तराधिकारी बना, उसके दो सेना नायक थे, एक थल सेनापति, एक जो है कि जल सेनापति। तो एक सेल्यूकस निकेटर थे जो कि उसकी ज़्यादातर कार्यभार संभाले, मतलब ठीक है, थल सेना का, थल सेना और जल सेना दोनों लेते हुए लगभग उसके अभियान को मतलब सेल्यूकस निकेटर ने संभाला। तो सेल्यूकस निकेटर जब वहाँ सेना का गठित किया सिकंदर के सेना को लेकर के, तो उसकी फिर इच्छा हुई कि लगभग जितना नज़र में है उतना तो विजयी हो ही चुका है, मतलब जो करने निकले थे सिकंदर, थोड़ा सा रह गया है भारत, इसे भी यदि विजय प्राप्ति कर लिया जाए तो विश्व विजेता मतलब कहला जाएंगे, कहलाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जब ये दोबारा रिटर्न लौट करके सेल्यूकस की सेना आई, तो सिकंदर की सेना आई सेल्यूकस निकेटर के दिशा निर्देश में, तो यहाँ आने के बाद पता चला कि भारत का जो सबसे बड़ा भूभाग था, जो मतलब सबसे शक्तिशाली राज्य था, अब वहाँ पे मौर्य शासन आ चुका है, मतलब ये नंद वंश समाप्त हो चुका है। और उसने जो कश्मीर को कब्जा किया था
वो भी लगभग लगभग उसका भी आधे से अधिक हिस्सा जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि प्रभाव में आ गया हिस्सा, मतलब उनके अब अंडर में लगभग आ चुका है। तो उसने सोचा कि क्यों न इनको हराया जाए, हाँ, हरा करके फिर अपना वो अभियान जारी किया जाए। मतलब उसके मन में ये था। और उसकी भी सेना काफ़ी विशाल थी, जो विश्व विजयी की याद से निकला है, और जो दुनिया का लगभग 80 से 85% भूभाग उस समय में जीत चुका था, जितना उसके मतलब देख रेख में थी, जितना सब देखते जानते थे। तो वो भी सेना हल्की फुल्की तो थी नहीं, सिकंदर की सेना। उससे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई शायद झेलम नदी के तट के आसपास ही हुई। हाँ, उसे शायद मुझे लगता है एप्पियानस की लड़ाई ऐसे कुछ करके कहा जाता है। इसमें लड़ाई बहुत अच्छे से हुई, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेना घनानंद की अपेक्षा मुझे लगता है कि अधिक मतलब मजबूत हो चुकी थी। हाँ, क्योंकि इन्होंने लगभग 16 महाजनपदों मिले, मुझे लगता है 15-16 तक लगभग मिला चुके थे। सिर्फ इसमें एक विद्रोह मुझे लगता है करता था महाजनपद, वो जो महाजनपद था उड़ीसा, ये थोड़ा बहुत विद्रोह कराया, और बाकी सब मतलब इनके अंडर में आ चुके थे। इनकी भी सेना बहुत मजबूत हो चुकी थी। और वहाँ पर जब लड़ाई हुई, चला कुछ दिन तक। पहले लड़ाइयाँ चलती थी तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ऐसे लड़ाइयाँ चलती थी। तो वहाँ पर मुझे मतलब लगता नहीं, वहाँ पर जैसे सिकंदर की सेना हारने लगी। हारते हारते मतलब हार गई। वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर हार गया, इस युद्ध में उसकी हार हुई, और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। तो यहाँ पे फिर मित्रता हुआ, कोई भी लड़ाई मतलब संधि वार्ता हुई। जब संधि वार्ता हुई तो मतलब सेल्यूकस निकेटर जो था वो तो हार गया था, और सेल्यूकस जो था उसको भी निकेटर की उपाधि उसके बहादुरी और उसकी कार्य क्षमता पर उसे सिकंदर ने दिया था। सेल्यूकस को निकेटर की उपाधि, ठीक है, ऐसे नहीं उसे सेल्यूकस निकेटर कहा जाता था, ठीक है। तो हार गया। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय शादी, विश्व का पहला मतलब भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय शादी चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की है, जो कि सेल्यूकस निकेटर की लड़की हेलेना से हुआ। कहीं कहीं उनका नाम कार्नेलिया भी है, ठीक है। उनसे शादी हुआ। तो सामने वाले राजा को यदि कोई हरा देता है, कोई भी मतलब एक राजा दूसरे राजा को हरा देता है, तो उसकी जीती हुई भूभाग जो दूसरे राजा की होती है, मतलब एक राजा दूसरे राजा को यदि हरा दिया तो दूसरे राजा का हिस्सा भूभाग अब इस राजा के अंडर में आ जाता है ना। तो उसी तरह कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने फिर दहेज स्वरूप कांधार, मकरान और हेरात करके दिया इनको, चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य को, मतलब उपहार में, मतलब भेंट में। उसे दहेज कहा जाए या उपहार या भेंट, ठीक है। मतलब उस समय में, आज की डेट में दहेज कहा जाता है, मतलब उपहार स्वरूप, ठीक है। गठबंधन हुआ, और फिर चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार में भी उन्हें लगभग 500 हाथी, ये लिखित है, 500 हाथी उसको भेंट दिया। और भी बहुत कुछ लेन देन हुई, लेकिन जो लिखित है वो इतना है। कुछ लोग कहते हैं उनको पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान का आधा से अधिक हिस्सा, तुर्की तक लगभग हिस्सा था जो कि इनको मिला। तो ये कहा जाता है कि वो दहेज में मिला था। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, दहेज मिला था, वो दहेज में नहीं देते तो मतलब लड़ाई में जो हार चुका वो तो फतह इनकी हुई ना, जीत इनकी हुई। तो भूभाग इस तरह भी इनका हुआ, मतलब नॉर्मली भी यदि लिया जाए तो जीत जिनकी हुई उनकी तो हुई, तो इस तरह भी वो भूभाग उसका मतलब इनका हुआ। वो तो इनका मतलब कि अपना मानना है कि मतलब ये छोड़े और हिस्सा, मतलब पूरा नहीं, सिर्फ इतना, मतलब जितना मिला उतना लिए, चाहते तो आगे भी ले सकते थे, क्योंकि जीत जिसकी हुई तो उसी का हुआ। तो लगभग उसमें ईरान तक शासन पहुंचा, तुर्की तक, तुर्की कुछ हिस्से तक। हाँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तो इतना सब जानते हैं, ईरान का भी कुछ हिस्सा था, और इधर म्यांमार तक, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस राजा ने इतनी मतलब इतना भारत को इतना मजबूती किया दुनिया में, उसमें कोई ऐसा मतलब मुझे लगता है क्या इतना लिखित है, दुनिया में कोई ऐसा राजा नहीं था जो चक्रवर्ती
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से उस टाइम लड़ सके। ठीक है। और भारत के पहले ऐसे राजा थे जो 16 महाजनपदों को एकत्र किए, मतलब एक राज सत्ता के अंदर लाए। ठीक है। और जो आज के समय में जो संविधान चलता है, नियम कानून, उस समय में लगभग आज से 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय ऐसे नियम कानून लगभग चल रहे थे। महाजनपदों में चलना, मतलब हर महाजनपदों की अलग अलग मतलब नियुक्तियाँ करना, कैसे चले। ठीक है। उस समय में भी मतलब कि एक बार अवंती शायद यहाँ बोला जाता था, उज्जैन की शायद राजधानी थी अवंती। हाँ, उज्जैन भी एक महाजनपद था, जिसे आज की डेट में मध्य प्रदेश कहा जाता है ना। तो वहाँ पे सूखा पड़ा था, अवंती राजस्थान में शायद था कि, है ना। तो वहाँ उसके आसपास के लोगों से कहा कि यहाँ पे सूखा पड़ा है, तो लोगों से डोनेशन करके, मतलब लोग जिनके पास ज़्यादा कुछ है खाने पीने का सामान, जैसे उस समय में चावल गेहूँ जो भी हुआ करते थे, मतलब वो एकत्रित करे, राजकोष में दिए, और राजकोष से फिर वो जाता था वहाँ के सूखा पड़ा था वहाँ के लोगों को खाने के लिए। तो जो आज की डेट में जो नियम कानून चलाए जाते हैं, आज से 2500 साल पहले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय चलते थे। तो इसलिए भाई जो मतलब इतना काम किए हैं, प्लस वो हमारे पूर्वज हैं, जब इतना काम किए हैं तो मुझे जय मौर्य कहने में क्या दिक्कत है, क्यों संकोच। हाँ, तो इसलिए बहुत भी ऐसा काम। और जब तक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे यहाँ के राजा, तब तक किसी मतलब बाहरी का मतलब दोबारा आक्रमणकारी नहीं आया। और उसने अपना एक राजदूत भी यहाँ पे छोड़ा, मेगस्थनीज। ठीक है। राजदूत जैसे कि आज की डेट में राजदूत छोड़े जाते हैं ना, हर देश में हर देश का राजदूत रहता है। उस समय वही तो बोल रहा हूँ, जो आज की डेट में नियम कानून चल रहे हैं, ये नियम कानून उस समय में चलते थे। और पहली बार ये नियम कानून मतलब स्टार्ट करने वाले थे तो मौर्य कुल के राजा, मतलब मौर्य कुल मतलब कि मौर्य वंश के शासन आने के बाद था। ठीक है। तो मैं क्यों नहीं जय मौर्य बोलूँ। हाँ, बहुत ऐसे कारण हैं, मैं गिनाने लगूँ वही तो कह रहा हूँ। मतलब कि इनके प्रशंसा में जो भी बात बोलूँ, मुझे लगता है कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, उसीलिए मैं बोलता हूँ कि तो जय बौद्ध, जय भारत, जय मौर्य। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये तो कहानियाँ नहीं, ये तो वास्तविकता बता रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। ठीक है। तो कुछ लोग कहते भी हैं, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो वही सबका अपना अपना मानना है। जो सिकंदर के सेना को हराया हो, वो नॉर्मल आदमी तो हो नहीं सकता, वो नॉर्मल राजा तो हो नहीं सकता। ठीक है। दुनिया में भारत का पहला ऐतिहासिक राजा कोई था तो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। और मानवता के लिए भी जो कार्य बन सका, जितना अधिक से अधिक हो सका वो किए। ठीक है। हाँ, लेकिन वो चाहते तो विश्व विजय की आज से भी अपनी मतलब यात्रा स्टार्ट, लेकिन ऐसा नहीं, सिर्फ 16 महाजनपदों को एकत्रित किया, भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पिरोए। ठीक है। तो अखंड भारत का निर्माता भी क्यों कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। और उसके बाद और बुलंदियों पे ले जाने के लिए उनके लड़के थोड़ा बहुत बहुत किए। चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य के बाद हुए चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जिन्हें कहा जाता है। तो ऐसा हुआ। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान दुनिया में विश्व इतिहास में लिखित है। विश्व इतिहास में उनके जैसा मानवतावादी कोई मतलब राजा कंपेयर किया जाता है कि नहीं हुआ। ठीक है। तो चलिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान पर यदि कोई वीडियो मतलब बनाना होगा, जब भी बनाऊंगा, तो अभी नहीं, उनके ऊपर बाद में बनाऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ इस पर बनाना चाहता था कि मैं जय बौद्ध जय भारत के बाद जय मौर्य को बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि मौर्य कुल में मौर्य राज शासन काल में, मौर्य के शासन काल में, जब तक मौर्य वंश का शासन था मतलब, तो उसमें भारत किन बुलंदियों पे था। ठीक है। इसलिए मैं जय मौर्य बोलता हूँ, और कोई कारण नहीं है। पहला तो भाई मौर्य हूँ, मतलब मौर्य मतलब जाति की बात है जो अलग है। लेकिन दूसरा बात यह है कि मौर्य चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य मतलब जितना मौर्य वंश के शासनकाल में इतना भारत जिन बुलंदियों पे था, ठीक है, तो उसके लिए बोलना लाजमी है। ये चाइना जो आसपास है ये सब कुछ नहीं थे। ठीक है। उस समय जो आज की डेट में अमेरिका आज या कोई भी देश मतलब बोलना नहीं चाहिए, मतलब कि बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को ये लगा क्या क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है आज की डेट में जो
अमेरिका सुपर पावर या चाइना भी थोड़ा विकास कर रहा है, ये सब उसमें भारत के सामने कुछ नहीं थे। जब इसमें मौर्य शासन आया, जब मौर्य राजवंश आया भारत में, तो कोई नहीं था भारत के सामने, मतलब जो टिक सके या मतलब टक्कर ले, क्योंकि इतनी संगठित था भारत। ठीक है, कोई जाति भेद नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, एक राष्ट्र के रूप में, और नियम कानून भी ऐसे उस समय में, आज से 2500 साल पहले जब जैसा यहाँ नियम कानून चल रहा है इस समय में, उस समय चल रहा था। तो सोचिए, जिस समय में सिर्फ राजा लड़ते मरते थे एक दूसरे स्थान को जीतने के लिए, उस समय में इस समय जो नियम कानून चल रहा है, वो ये नियम कानून उस समय मौर्य समय में, मतलब मौर्य शासनकाल में चल रहा था। ठीक है, तो कितना मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत कितना अथू था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भारतीय इतिहासकार में नहीं, विदेशी इतिहासकार में भी, मतलब इतिहासकार भी इनके विषय में लिखते हैं। जैसे शायद मुझे लगता है ब्रिटिश, मतलब जो लेखक होते हैं, मुझे लगता है उनको सैंड्रोकोटस या सैंड्रोकस करके मतलब संबोधित करते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से मतलब इनको संबोधित करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं जय मौर्य इसीलिए कहता हूँ क्योंकि मौर्य शासन में भारत बहुत अपने बुलंदियों पे था। तो जय मौर्य कहना तो लाजमी है, क्योंकि भाई उनका मतलब उन्हीं के खून से हो, और उन्होंने देश के लिए इतना किया, तो उनका नाम लेने में फिर क्यों संकोचना क्यों। और उनका नाम थोड़ा ले रहा हूँ मैं, जय मौर्य, तो मौर्य शासनकाल था। ठीक है, तो वही हो गया कि नाम उनका क्यों लूँ। नाम लेने का मतलब ये हुआ कि मैं सूर्य को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं नाम नहीं लेता। तो बस जय बौद्ध, जय भारत, जय मौर्य कहता हूँ, क्योंकि नाम लेने लगूँगा तो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के चक्रवर्ती सम्राट बृहद्रथ मौर्य तक ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि भारत पर कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण किया हो, मेरी नज़र में। मतलब जब तक मौर्य शासनकाल था, मौर्य शासनकाल भारत पर लगभग 137 से 138 साल तक शासन किया। उतना समय तक भारत पर कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण किया हो। ठीक है, इन बुलंदियों पे था। ठीक है, 100-150 साल तक भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पिरो कर रखना आसान बात नहीं है। ठीक है, अमेरिका आज की डेट में बना है, मतलब सुपर पावर या जो भी उसे कहा जाए, जो भी कहते हैं लोग, उससे बने हुए मुझे लगता है कि लगभग 70-75 साल हो रहे हैं, 75-80 साल। ठीक है, 75-80 साल अभी मात्र हो रहा है, और उससे टक्कर लेने वाले कितने देश हो गए हैं। उस समय में 137 साल, 38 साल एक राष्ट्र के रूप में और दुनिया में मतलब कि पहले स्थान पर बना कर रखना इतना आसान नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैं जय मौर्य कहना इसमें कोई संकोचने वाली बात नहीं है, उसीलिए मैं बोलता हूँ जय बौद्ध, जय भारत, जय मौर्य। कभी अगले वीडियो में कभी बनाऊँगा तो ये भी बताऊँगा कि जय बौद्ध क्यों कहता हूँ, और जय भारत तो कहना तो भाई सब लोग जानते हैं, अपना देश अपने देश का नाम है तो कहा ही जाएगा। ठीक है, तो यही बताऊँगा, मतलब मैं अपने मित्रता से बोलता हूँ, अपने सोच, मतलब मुझे जो लगता है मैं वो बात बोलता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ